हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कोमल बहल। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सुश्रुत सूत्र का चैप्टर नंबर 35 का सेकंड पार्ट। ठीक है, इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट जो है कर लिया था। सेकंड पार्ट आतुर उपक्रमणीय का इस अध्याय में पढ़ेंगे और बहुत ही इजी वे में पढ़ाऊंगी। फास्ट लर्निंग होगी आपकी और कभी भी आपको भूलेगा नहीं। इस तरह से आपका कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी। वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि हमारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो है हमने पढ़ा था सत्व सार के बारे में। ठीक है, अलग अलग सार के जो पुरुष होते हैं उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं। अब सार जो है आचार्य चरक ने एन सुश्रुत ने 7 प्रकार का माना है। ठीक है, 8 प्रकार का माना है, जिसमें 7 जो है धातुएं होती हैं और 8वां सार कौन सा होता है, मन, मतलब कि सत्व सार। काश्यप जी ने 9 सार माने हैं। 8 तो चरक सुश्रुत जी वाले, ठीक है, और 9वां है ओज सार। ठीक है, एंड नेक्स्ट है कि व्याधियां जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, साधे, यापे, प्रत्याख्ये, और इनको परीक्षा भी हम 3 प्रकार से करते हैं। औपसर्गिक, ठीक है, प्राकेवलम एंड अन्य रोग, ठीक है, अन्य लक्षण। तो औपसर्गिक क्या होता है, इसमें एक श्लोक में वर्ड लिखा है, अगर आप बुक खोल के देखेंगे श्लोक नंबर 21, इसमें लिखा है जघन्य काल जातो। औपसर्गिक रोग वो होते हैं जो सेकेंडरी डिजीज़ होते हैं, मतलब कि जो किसी रोग के उत्पन्न होने के बाद उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उपद्रव स्वरूप में उत्पन्न होते हैं और उस रोग के मूल के कारण ही इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, और दूसरा है जो प्राक केवलम। केवल का मतलब आयुर्वेद में संपूर्ण होता है। केवल शब्द का मतलब होता है संपूर्ण। तो प्राक केवलम मतलब जो प्राइमरी होते हैं, ठीक है, जो उपद्रव रूप में उत्पन्न नहीं होते हैं, बाद में उत्पन्न नहीं होते हैं, जो प्राइमरी डिजीज होता है, दैट इज कॉल्ड प्राक केवलम। थर्ड है अन्य लक्षण। अन्य लक्षण मतलब क्या होता है, इसको पूर्व रूप भी कह सकते हैं। ये अन्य लक्षण व्याधि वो होती है जो भविष्य में होने वाली व्याधि की सूचना देती है। ठीक है, सिम्टम्स ही होते हैं पूर्व रूप जो भविष्य में होने वाली व्याधि की हमें सूचना देते हैं, तो पूर्व रूप ही कह सकते हैं इनको। तो अन्य लक्षण व्याधि हो गया, ठीक है, जो भविष्य में होने वाली व्याधि के सूचना देती है। प्राकेवलम जो प्राइमरी डिजीज़ है, एंड जो ऑब्सर्गिक है दैट इज सेकेंडरी डिजीज़, ठीक है, जो उपद्रव स्वरूप उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट इसकी इसमें एक श्लोक है उपद्रवस्तु। अगर आप विमर्श में देखें, उपद्रवस्तु खलु रोग आरंभ दोष प्रकोप जन्य अन्य विकार, मतलब कि रोग के आरंभ होने पर उपद्रव रूप में दोष प्रकोपित होकर कुछ अन्य विकार को उत्पन्न कर दें, दैट इज ऑप्सर्गिक। ठीक है, ये माधव जी ने बताया है। उपद्रवस्तु खलु रोग आरंभ दोष प्रकोप जन्य अन्य विकार। और इसी को आचार्य चरक ने क्या कहा है, उपद्रवस्तु खलु रोग उत्तर कालज रोग आश्रय रोग एवं स्थूल अनुर्वा रोग उत्पादश्च जायन्ते इति उपद्रव संज्ञा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट इसको समझिए। ठीक है, मतलब यही है कि रोग उत्तर कालज, हमने वर्ड्स पकड़ने हैं। आचार्य चरक जी ने श्लोक में क्या कहा है, रोग उत्तर कालज, रोग के बाद में जो उत्पन्न होता है। सेकंड इसमें वर्ड हमने पकड़ना है स्थूल अनु। ये उपद्रव स्वरूप जो रोग के बाद उत्पन्न होता है, ये स्थूल भी हो सकता है, ये अनु भी हो सकता है। इवन क्वेश्चन भी आया हुआ है कि उपद्रव स्थूल होते हैं या अनु होते हैं, तो ये दोनों होते हैं। रोग पश्चात जायत, रोगों के पश्चात ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो श्लोक में अगर आए रोग उत्तरकालज स्थूल अणु रोग पश्चात जाए, तो ये चरक जी द्वारा दी गई औपसर्गिक रोग की डेफिनेशन है। और माधव जी ने क्या दिया है, रोग आरंभ दोष प्रकोप जन्य अन्य विकार, दोष प्रकोप होकर अन्य विकार उत्पन्न कर दें। ठीक है, ये औपसर्गिक रोग की डेफिनेशन माधव जी द्वारा दी गई है। एंड नेक्स्ट ये बताया है कि किसी भी दोष के बिना रोग की उत्पत्ति नहीं होती। तो कोई भी पेशेंट आपके पास आता है रोगों का सिम्टम्स लेके, लक्षण लेके, अगर आपको ना समझ आए, लक्षणों से डायग्नोस ना बन पाए, तो दोष के लक्षणों के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, ये श्लोक नंबर 23 में बताया। नेक्स्ट इसमें क्या बताया है आचार्य ने, नेक्स्ट है यथार्थ चिकित्सा। ठीक है, यथार्थ चिकित्सा सुश्रुत सूत्र 35 में, चरक निदान स्थान 8 में। इसमें सिंपली ये बताया गया है कि जब रोगी आपके पास अपना डिजीज़ लेकर आता है, तब उसके डिजीज़ की शांति करनी है चिकित्सा से,
और उस शांति करने के चक्कर में आपने कोई और डिजीज़ उसको नहीं देना है, नहीं उत्पन्न करना है, ठीक है। इसका श्लोक जो है, श्लोक नंबर 27 क्या है? या उदीर्णे शम्यति ना अन्य व्याधि करोति, अन्य व्याधि उत्पन्न नहीं करनी है, जो डिजीज़ है उसका शमन करना है, दैट इज़ यथार्थ चिकित्सा। आपने बस इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी यथार्थ चिकित्सा के बारे में आचार्य चरक क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। शम्येत व्याधि यो अन्यम अन्यम उदीर्यते नासो विशुद्ध शुद्धस्तु शम्येदो ना कोप्येत। मतलब कि व्याधि, शम्यत व्याधि यो अन्यम अन्यम उदीर्यते, शम्यत व्याधि, व्याधि का शमन करने के चक्कर में अन्य अन्य व्याधि उदीर्ण नहीं करनी है, ऐसी चिकित्सा शुद्ध चिकित्सा नहीं कही जाती है। नासो विशुद्धा, शुद्ध चिकित्सा कौन सी कही जाती है? शुद्धस्तु शम्येतो ना कोप्येत, शम्येत तो करें हम लेकिन और व्याधियों का कोप ना करें, ठीक है। तो ये है आचार्य चरक के द्वारा दी गई जो शुद्ध चिकित्सा की डेफिनेशन है, ठीक है। ये आपको विमर्श में मिलेगी। एंड नेक्स्ट एक चीज़ और बताई है इसमें कि अग्नि कितने प्रकार की होती है? अग्नि 4 प्रकार की होती है, हमने बहुत बार पढ़ा है। सम अग्नि है जो अन्न को ठीक तरह से पचाए और दोषों को समान मात्रा में रखे, ठीक है। विषम अग्नि है, कभी ठीक तरह से पचाती है, कभी नहीं पचाती है, पेट में भारीपन होता है, अनाह होता है, शूल उदावर्त होता है, अतिसार होता है। और तीक्ष्ण अग्नि है जो खाए हुए अन्न को शीघ्र ही पचा देती है। और तीक्ष्ण अग्नि से भी बड़ी हुई अग्नि है, वो होती है अत्य अग्नि, जिसको एक्चुअली हम भस्मक रोग भी जानते हैं, ठीक है, या भस्मक अग्नि भी कहते हैं अत्य अग्नि को। और मंद अग्नि जो खाए हुए को टाइम पे ना पचा पाए, पेट में उदर में भारीपन हो, शरीर में सिर में भारीपन हो, वमन प्रसेक श्वास कास ये सब चीज़ें उत्पन्न करे, ठीक है। ये 4 प्रकार की अग्नि होगी। सम अग्नि है, विषम अग्नि है, मंद अग्नि है, तीक्ष्ण अग्नि है, अत्य अग्नि है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसकी भस्मक अग्नि की जहाँ तक बात है तो एक चीज़ याद रखिए कि भस्मक अग्नि का सबसे पहले वृंद माधव में सर्वप्रथम वर्णन हुआ था, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 9th AD, जबकि षडानंद जी ने भी भस्मक अग्नि का वर्णन किया था, उनका टाइम पीरियड है 13th AD। योग रत्नाकर जी ने भी भस्मक अग्नि का वर्णन किया था, उनका टाइम पीरियड है 17th AD। तो सबसे पहले कहाँ हुआ था वर्णन इसका? वृंद माधव नामक बुक में, ठीक है। नेक्स्ट जो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक्स हैं, देखिए भस्मक अग्नि को ठीक करने के उपाय क्या होते हैं। सबसे पहले तो इसमें दही, दूध, घृत, भैंस का घृत, ये सब चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए, ठीक है, और देनी चाहिए रोगी को। जबकि आचार्य चरक ने क्या कहा है कि नारी शीर में उदुम्बर और अमल पारावत, ठीक है, ये सब मिला के देना चाहिए। एक चीज़ और है कि जो सम अग्नि है उसमें तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। विषम अग्नि में हमने वात शामक उपाय प्रयोग करने हैं, जैसे कि स्निग्ध अमल लवण पदार्थ देने हैं। फिर उसके बाद तीक्ष्ण अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि जो है जो कि पित्त दोष प्रधान होती है, इसमें मधुर स्निग्ध और शीत खाद्य पदार्थ देने हैं। और मंद अग्नि में कटु कषाय द्रव्य देने हैं। और एक चीज़ और है कि आचार्य सुश्रुत ने जठराग्नि को भगवान माना है, ठीक है। श्लोक नंबर 32 अगर देखेंगे, जाठरो भगवान अग्नि ईश्वरो अन्नस्य पाचक, जो अन्न का पाचन करती है, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करती है, वो अग्नि भगवान है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने काल को, वात को और जठराग्नि को भगवान माना है, स्वयंभू माना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि जो PAS, ठीक है, प्राण अपान समान जो वायु होती है, ये अग्नि को धाम्यते पाच्यते, मतलब अग्नि का दमन करती है, अग्नि को दीप्त करने का काम करती है, जिससे अग्नि भोज्य पदार्थों को पचा पाती है। प्राण अपान समान, ठीक है। आप बस सुनने का काम करिए, यही पॉइंट्स हैं जो दिए हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है। और इसके बाद आ जाता है आपका वय विभाजन, ठीक है, एक तीक्ष्ण, ठीक है। जो वय विभाजन है, वय जो है ये 3 प्रकार की होती है। वय विभाजन आचार्य चरक ने विमान 8 में किया है। आचार्य वाग्भट जी ने शारीर स्थान, अष्टांग संग्रह का जो शारीर स्थान है 3, एंड अष्टांग संग्रह का शारीर स्थान 8 और अष्टांग हृदय का शारीर स्थान 3 में वय विभाजन किया है। और सुश्रुत सूत्र 35 में एंड चरक विमान 8 में, ठीक है। और काश्यप जी ने वय विभाजन जो है खिल स्थान में किया है।
तो वह ये जो चीज़ें हैं मैं बता रही हूँ रेफरेंसेस, ये रेफरेंसेस आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, ये मैं वैसे बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो बुक में क्या लिखा है, जो वय विभाजन है, बाल्य है, मध्यम अवस्था है, वृद्ध अवस्था है, ठीक है। तो बाल्य अवस्था जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, शीर शीर अन्नाद एंड अन्नाद, ठीक है। 1 वर्ष का बालक शीर मतलब केवल दूध पीता है। फिर उसके बाद जो 2 वर्ष का जो बालक होता है शीर अन्नाद मतलब दूध प्लस 2 वर्ष की आयु वाले जो होते हैं दूध प्लस अन्न दोनों का सेवन करते हैं, और 2 वर्ष से अधिक आयु वाले बालक जो होते हैं अन्न का सेवन करते हैं। नेक्स्ट इसकी जो अन्नाद है, सॉरी शीर अन्नाद मैंने बता दिया, अन्नाद बता दिया। नेक्स्ट इज 16 से 70 वर्ष की आयु जो होती है दैट इज़ मध्यम अवस्था। ये भी 4 भागों में डिवाइडेड होती है। मध्यम अवस्था में सबसे पहले 16 से 20 तक अंग प्रत्यंग की वृद्धि होती है, तो वो वृद्धि अवस्था होगी। फिर 20 से 30 तक यौवन अवस्था होती है। 30 से 40 तक आपकी संपूर्ण अवस्था होती है, जब रस रक्त आदि धातु अपनी संपूर्ण अवस्था में, बल जो होता है संपूर्ण अवस्था में होता है। फिर 40 से 70 तक जो है हानि होती है, ठीक है। वृद्धि, यौवन और संपूर्ण अवस्था एंड हानि, ये है आपकी वय विभाजन, ठीक है। अब वय विभाजन का क्या इम्पोर्टेंस है, चिकित्सा करने से पहले हमें आयु देख लेनी चाहिए पेशेंट की। फॉर एग्जांपल जो बाल और वृद्ध लोग हैं इनका क्षार कर्म, अग्निकर्म और विरेचन ये सब चिकित्सा इनमें वर्जित होती है, लेकिन बहुत ही एमरजेंसी कंडीशन है तो मृदु औषधों का प्रयोग करके हम ये कर्म इनमें कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसकी जो देह है वो देह को 3 भाग में डिवाइडेड किया गया है, स्थूल और कृश एंड मध्य देह का संरक्षण मतलब कि उसकी जो बैलेंस्ड बॉडी होती है उसकी रक्षा करनी चाहिए। फिर उसके बाद जो कृश है उनको स्थूल मतलब वेट गेन करने वाले उपाय करने चाहिए, और स्थूल है उनको कृशता की और करने वाले उपाय करने चाहिए। एंड नेक्स्ट है कि इसमें यही बताने की कोशिश की है कि जो चिकित्सा में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो क्या है। चिकित्सा में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रोगी का बल, ठीक है। रोगी का बल देखकर ही चिकित्सा करनी चाहिए। और क्योंकि कई जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ होते हैं वो भी साध्य हो सकते हैं अगर रोगी बलवान हो, धातुएं संपूर्ण हो। अगर रोगी कृश हो तो साध्य भी असाध्य में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इसकी जो सत्व गुण वाला मनुष्य होता है वो अपने दृढ़ मन से, अपने आत्मबल से, ठीक है, व्याधि को सहन कर लेता है। रजोगुण वाला होता है वो दूसरों का सहारा लेके व्याधि को ग्रहण कर लेता है, मतलब बर्दाश्त कर लेता है और ट्रीटमेंट लेकर ठीक हो जाता है। लेकिन तमोगुण वाले में सहन शक्ति जो है 0 होती है, वो सहन नहीं कर सकता दुख को। ये है आपका श्लोक नंबर 45। एंड देन नेक्स्ट जो श्लोक है इसमें ये बताया गया है कि जो देश होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अनूप, जांगल एंड साधारण। देखिए अनूप जो होता है वो है कफ प्रधान है। इसमें एक मृदु सुकुमार उपचित शरीर मतलब कि जो सुपाच्य जो शरीर होता है, सुकुमार हरिष्ट पुष्ट शरीर होता है, कोमल अंग वाले स्त्री पुरुष होते हैं। कफ जो है इसमें प्रधान होता है और इसमें अधिक वर्षा होती है, अधिक जल होता है। जबकि जो जांगल देश वाला होता है वो कृश शरीर वाला होता है, स्थिर कृश शरीर मनुष्य होता है। वात पित्त रोग इसमें ज़्यादा होते हैं और साधारण में दोनों लक्षण होते हैं। एंड नेक्स्ट इसकी इसमें संकर क्रिया का मतलब क्या होता है कि जब हम, ये है श्लोक नंबर 56, जब हम किसी रोगी को ट्रीटमेंट देते हैं और उस रोग का ट्रीटमेंट जो हमने दिया है वो चिकित्सा उससे वो ठीक नहीं हो रहा, तो हम पहली वाली क्रिया यानी कि पहली वाली चिकित्सा जो हमने उसको दी है स्टार्टिंग में उसका वेट किए बिना ही हम चिकित्सा का पैटर्न बदल देते हैं, दवाइयाँ बदल देते हैं और दूसरी चिकित्सा क्रिया आरंभ कर देते हैं, ठीक है। तो वेट किए बिना पहली क्रिया के 1-2 दिन बाद ही रोगी आया कि जी मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो दूसरी क्रिया आरंभ कर दी, तो दोनों पहली और दूसरी क्रिया मिक्स होगी, ठीक है। इस मिक्सिंग को क्रिया संकर बोलते हैं। एंड ये चीज़ ठीक नहीं है चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू से। आचार्य दलहन कहते हैं कि अगर उसको इफ़ेक्ट नहीं हो रहा तो कम से कम सप्तरात्रि का वेट कर लेना चाहिए। आचार्य वाग्भट जी अष्टांग हृदय में कहते हैं कम से कम 10 दिन का वेट कर लेना चाहिए। तो अगर आप, लास्ट में ये लिखा है श्लोक में, अगर आप एक महान चिकित्सक बनना चाहते हैं तो वय का, साथ में सत्व और ऋतु, ठीक है, इन सब का ठीक तरह से विचार करके रोगी की चिकित्सा करें। धन्यवाद।